नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रोड्यूसर सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, शहीद राही साहब की चंद लाइनें हैं जी। कि आंख से आंख मिला बात बनाता क्यों है। हम्म। आंख से आंख मिला बात बनाता क्यों है। हम्म। तू अगर मुझसे खपा है तो छुपाता क्यों है। गैर लगता है ना अपनों की तरह मिलता है। गैर लगता है ना अपनों की तरह मिलता है। तू जमाने की तरह मुझको सताता क्यों है। वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। ये हकीकत है मगर मुझको सुनाता क्यों है। और एक मुद्दत से जहां काफिले गुजरे ही नहीं। एक मुद्दत से जहां काफिले गुजरे ही नहीं। ऐसी राहों पे चरागों को जलाता क्यों है। वाह वाह वाह, बहुत सही राही राही साहब साहब ने की थी। बहुत उम्दा लिखा है। हाँ। अब सर, देश के नए अच्छा, उपराष्ट्रपति। आप भी बहुत जबरदस्त लाते नहीं, हैं हम कल सिलसिले। लिख नहीं पाए। अच्छा, कल लिख नहीं पाए। कल हम गालिब साहब को सुनने में लगे रहे रात भर। तो देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को आज मतलब शपथ ले ली। लेकिन एक मजेदार बात हुई। लगभग 53 दिन बाद वही जगदीप धनखड़ साहब वही मैं भी प्रकट हुए। कहने जा रहा था कि शायद धनखड़ जी को इस बात का इंतजार था हाँ, कि इसी शपथ मौके का कि इंतजार था। नया राष्ट्रपति चुना जाए तो मैं इसी बहाने बाहर आ सकूं। हाँ, लेकिन वो मीडिया वगैरह कुछ नहीं कहा, नहीं, बोले कुछ नहीं। मैं ही कह रहा हूँ कि उनकी उपस्थिति से मुझे ये लगा कि वो भी थे कि किस वजह से निकले घर से। हाँ, कोई कई वजह नहीं सवाल मिल जवाब ना रहा है। वजह नहीं मिले, तो आज हाँ। जब ये हो गया कि नए उपराष्ट्रपति आ गए हाँ, तो तो ये वजह मिली उनको। हाँ, ये वजह में। तो उसमें पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब भी थे, हामिद अंसारी साहब भी हम्म। थे। अब ये नहीं पता चला अभी तक सर कि मोदी जी से जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई कि नहीं। वेंकैया नायडू साहब के साथ तो बतियाते देखे गए, हम्म। लेकिन मोदी जी वाला नहीं पता चला। अब सर, उत्तराखंड सरकार का घोटाला पकड़ में आया। इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी, सुबह मैंने पढ़ा, तो हमने उसका और भी रिसर्च किया। तो दरअसल मामला यह है कि हमारे एक लाला रामदेव हैं तो अच्छा, बाबा, लेकिन वो हैं लाला। तो उनके एक लंगोटिया यार मतलब हैं। कारोबारी एतबार से, हाँ, उनके हकीक वरना फ्रेंड वो हैं। तो योग गुरु कहलाते हैं। हाँ, तो हम्म। उनके बाल सखा हैं हम्म। बालकृष्ण जी। तो कांड ये हुआ कि मसूरी में एक जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट है। हम्म। वहां पर ट्रेनिंग वोनिंग दी जाती है। ये जॉर्ज साहब थे, उन्हीं हम्म। का स्टेट है। हम्म। तो वहां पे फूड कोर्ट का टेंडर, और वहां से राइडिंग का है, हेलीकॉप्टर चॉपर का है, इसका सबका एक टेंडर निकला। हम्म। ये मसूरी टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने निकाला। हम्म। तो हुआ क्या कि लाला रामदेव के जो बाल सखा हैं, हम्म। आचार्य बालकृष्ण, हम्म। 3 कंपनियों ने टेंडर डाला। नियम यही होता है, किसी भी टेंडर में 3 कंपनियां डालती हैं। हाँ, मिनिमम। मिनिमम 3 होती हैं। ज्यादा तो भी आ सकती एक कंपनी थी प्रकृति ऑर्गेनिक इंडिया लिमिटेड, है जी। दूसरी थी भरुआ एग्री साइंस लिमिटेड, हम्म। और तीसरी है राजस एयरपोर्ट एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। अब मजेदार बात क्या है, यही 3 कंपनियों ने टेंडर में भाग लिया और राजस एयरपोर्ट को एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को ठेका मिला। जी। अब हुआ क्या कि प्रकृति ऑर्गेनिक इंडिया लिमिटेड जो है, हम्म। उसमें 99% के शेयर होल्डर हैं बालकृष्ण जी। जी। अब जो भरुआ एग्री साइंस लिमिटेड है, उसमें भी 99% के हिस्सेदार हैं बालकृष्ण जी। और राजस एयरपोर्ट जिसको मिला, उसमें 25% पहले था। हम्म। उसके बाद कुछ महीने बाद हो गया 69.43% बालकृष्ण जी का। ये तो इन्होंने मतलब तीनों कंपनी में है ये। अब इसमें एक मजेदार और बात। तीनों कंपनियों में उनका बहुत ज्यादा हाँ, भागीदारी है, एक भागीदारी तरीके है। से मालिकाना अरे हक 2 बन में तो जाता 99% है, है। वही कह रहे, लगभग मालिक, तीनों में है वो। लगभग 51 से अगर है तो ऊपर मालिक 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 हो ही। गया। हाँ। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है। हम्म। इस जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट को डेवलप करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 23 करोड़ रुपया कर्जा लिया। जी। और ये बड़ा फर्जी वाला है। इसमें एक लखनऊ की कंपनी है, एक आदमी है जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा। हम्म। अब इसमें खेल क्या हुआ, जी। ये 142 एकड़ की जमीन है जिसमें पार्किंग, पाथवे, कैफे, 1 करोड़ रुपया देंगे हर साल बालकृष्ण जी। हम्म। एक आपने लखनऊ की कंपनी है जिसका हम लोग वो चाय पीते हैं, ब्लैक टी, ऑर्गेनिक इंडिया। अच्छा। इसमें ऑर्गेनिक इंडिया का भी कुछ खेला है, क्या कहेंगे सर। अब देखिए, उत्तराखंड सरकार ने
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जी। ये टेंडर दिया था हम्म। कि पहाड़ में लोग आएंगे, उत्तराखंड में लोग आएंगे तो हम्म। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन स्थल पर सुविधाएं मिले, हम्म। जिनमें चापाड़, फूड कोर्ट और ये सब सारी चीज़ें जो आप बता रहे थे, हम्म। सारी सुविधाओं के लिए हम्म। टेंडर दिया जाता है हम्म। कि ऐसी कंपनियां जो इस चीज़ को प्रोवाइड कर सकें, उपलब्ध करा सकें, हम्म। वो यहाँ आके काम करें। हम्म। तो 3 कंपनियों का हम्म। इसमें टेंडर आया हम्म। और प्रोसेस प्रक्रिया शुरू की गई हम्म। और लगभग शायद हासिल कर लिया या क्या हाँ, था, मिल गया वो मिल अमित गया। लोहानी ने तो से उस पर सफाई भी ये की। एतराज उठाया गया कि ये आचार्य बालकृष्ण के स्वामित्व वाली हम्म। जो बाबा रामदेव के करीबी हैं, सहयोगी, हम्म। उनकी है। हम्म। और जो टेंडर दिया गया था वो नियमों की अनदेखी करके, हम्म। मतलब एक ही मालिक की तीनों कंपनियों ने दिया था, तो जाहिर बात ये है कि वो कंपनी जो एक ही मालिक होगा हम्म। तो जो एक में ज़्यादा लगा देगा, 2 में कम लगा देगा। हम्म। तो जिसका पैसा ज़्यादा मिल रहा होगा हम्म। काम करने के लिए, हम्म। सरकार उसको टेंडर दे देगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी, यानी काम उसको मिल जाएगा। तो इसमें ये घपला गोलमाल बताया गया कि स्वामी बालकृष्ण के स्वामित्व वाली 19% और 99% के लगभग 2 कंपनियां और 50% 65% के लगभग तीसरी कंपनी जिसमें उनका स्वामित्व है, उन्हीं को ये काम मिला है। तो इस पर यह संदेह किया गया कि सरकार ने इसमें जो है मिली भगत करके एक ही आदमी को सारा ठेका दे दिया और बाहर की कंपनियों को इनवाइट नहीं किया गया। अब उसमें वो सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि हम ये सब नहीं देखते कि कंपनी किसकी है और किसकी नहीं, हम ये देखते हैं पैसा कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ये आपने कह दिया पैसा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन एक ही आदमी को आप दे देंगे, दूसरी कंपनी को अवसर नहीं देंगे। आपने इसकी जांच नहीं की कि आप उसमें टेंडर में लिखा जाता है कि हम जो है इसके अतिरिक्त कंपनी से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसमें हमारा इतना स्वामित्व, ये हमारा ही स्वामित्व लिखा जाता है, कागजनामा देना पड़ता है। हाँ, उसमें आपने यहाँ पर जो है फ्रॉड किया है। फ्रॉड तो है, यानी तीनों कंपनियों को दिया गया होगा तो बालकृष्ण तरफ से प्रबंधन की तरफ से दिया गया होगा, तो उसमें अलग अलग कंपनी दिखा दी जबकि स्वामित्व एक ही आदमी को। तो इस तरीके से वो घपले का होना चाहिए की जांच होना चाहिए। इससे पहले भी एक इससे पहले भी दिया जा चुका ग्रांट वाला दिया जा चुका है, तो इसकी जांच होना चाहिए ताकि वो लाला रामदेव है, वहाँ भाजपा डबल इंजन सरकार होना। नहीं बहरहाल घपला तो घपला है। अब देखिए, वो आप घपला बर्दाश्त करके चलाते रहे, 1 करोड़ रुपया में मिल रहा है, हो सकता है दूसरी कंपनी 2 करोड़ रुपया दे। लेकिन वो अफसल नेपाल में आंदोलन दौरान गाजियाबाद के एक दंपत्ति थे, रामवीर सिंह गोला 58 साल, उनकी पत्नी राजेश गोला 7 सितंबर को पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए काठमांडू गए थे। लेकिन 9 सितंबर की रात हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके 5 सितारा होटल को आग लगा दी गई और उनकी मृत्यु हो गई। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, बहरहाल मृत्यु का मामला तो ये है कि इतने बड़ी हिंसक जो घटना हुई, प्रदर्शन हुआ, तो कारण तो वो बन गया, लेकिन मौत हयात तो ऊपर वाले के हाथ में है ही है। लेकिन प्रमा फेसी तो यही देखा जाएगा ना कि अगर आग ना लगी होती और भागती ना जान बचाने के लिए, तो गिरती ना और न मरती वो। उनकी पत्नी की दुखद मृत्यु हो गई। तो होटल 5 सितारा होटल में लोग टिके थे, पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे और बहुत से लोग थे वहाँ। लेकिन इन दंपत्ति ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की, जिसमें पति तो बच गए, पति बेटा बच गया और पत्नी का निधन हो गया इसी में। वो नहीं गिर गई, वो उनकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई कि हॉस्पिटल ले जाते हुए मर गई। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही दुखद बात है कि एक हिंसा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी मतलब अब इसके पीछे ये पूरा तरह से माना जा रहा है कि नेपाल को तबाह और बर्बाद कर देने की कोशिश, क्योंकि होटल में आदमी कौन कौन रुका हुआ है, बच्चे हैं, बीमार है, वो कौन है, किस किस जगहों के लोग हैं, बाहर क्यों होंगे, आप वहाँ आग लगा देंगे। उनके बेटे ने कहा आप हॉस्पिटल में आग लगा देंगे, दूतावास ने भी मदद नहीं की सर। तो ये तो सोचने वाली बात है। ये इंटरनेशनल इसमें हाथ है किसी का। लड़के ने कहा भारतीय दूतावास से भी बहुत कम मदद मिली। आप बताइए, किसी भी देश के भीतर कोई आंदोलन होता है तो बहुत होता है कि साहब एम्बुलेंस रुक गई या मंत्री जी का काफिला रुक गया, या चलो वो सब बर्दाश्त कर ली जाती है, एम्बुलेंस भी निकल जाती है। लेकिन ये थोड़ी होता है कि होटल में या हॉस्पिटल में आग लगा दो, उसमें लोग मर जाएं। अब 2-3 मामला एक साथ है सर, रायबरेली से जुड़ा है। कल राहुल गांधी जी रायबरेली में थे, दिशा की मीटिंग किए, तो एक मामला तो ये बड़ा वायरल हुआ कि दिनेश सिंह हैं जो मंत्री,
योगी सरकार में उनकी कुर्सी ऊंची थी, राहुल की नीची थी, उस पर सफाई आया। एक मामला ये था कि शायद दिनेश सिंह के लड़के ने हाथ मिला लिया था राहुल गांधी से, उस पर सफाई दिया। एक मामला था कि वो मनोज पांडे ने बहिष्कार कर दिया कि वो के अपमान जो मोदी जी का हुआ है, वो तो नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है ना, तो मनोज पांडे भी नए नए भाजपा में गए हैं। सपा से छूट गए। हाँ, क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये राजनीतिक जो स्टंटबाजी है, जो उठापटक है कि मोदी जी की माँ का वो ले करके, और किसी की भी माँ का हो तो निंदा तो होनी ही चाहिए उसकी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई कमी नहीं कि हर वक्त सियासत तो उसको सियासी मकसद से बना लेना ये गलत है। अगर दिनेश प्रताप सिंह को उनका विरोध करना है तो आपने कर दिया, अलग ले जाके कर लीजिए, लेकिन इस वक्त जो राजनीति चल रही है उसमें उस मुद्दे को बार बार उछालना, राहुल गांधी को घेरना और ये करना। दिनेश सिंह ने कल एक बदजुबानी और उन्होंने बदजुबानी की कि इंदिरा गांधी को भी शायद चोर बताया, और राहुल गांधी को चोर का नाती बताया, और प्रियंका गांधी के लिए तो सुपर्णखा शब्द यूज किया। तब तो आप बताइए, आप भाजपा का संस्कार है। कल ही ये चल रहा था कि इस तरीके की भ्रामक और अफवाह और उससे बचना चाहिए। और एक बार मोदी जी को भी लेकर के ये हुआ था कि संसदीय शब्दों का इस्तेमाल हो, और ये हो रहा है। सबसे ज्यादा तो आपके वो वाले मंत्री बिहार वाले कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं पे आ रहे हैं सर। बेगूसराय वाले बहुत दिन बाद इनका खुला है, अभी ये काम लिए तो जैसे हर वक्त लगता है कि वो आंखों में मुसलमानी गड़ रहा है। अभी बीच में तो ये टेंडर ले लिया था निशिकांत दुबे ने, अब लग रहा है फिर उनके पास चला गया है। अब गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा मुसलमानों को देशद्रोही और नमक हराम है। सही बात, क्या कहेंगे सर? यही सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? अब आप हमको ये बताइए कि मुसलमान चलिए है मान, तो बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाली जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, उसमें क्या सब टोटल मुसलमान है? वो लाभ नहीं ले रहे हैं सरकार का। और क्या ये होता है कि जिस पार्टी को वोट किसी ने नहीं दिया वो देश छोड़ के चला जाए? हाँ, वो तुरंत तो गद्दार हो, वो बागी हो, गद्दार हो जाए। तो इसका मतलब जितने भी सांसद विपक्ष के हैं, इनके हिसाब से सब वही हुए जो ये कह रहे हैं। भी तो है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हुसैन हैं, साबिर अली हैं। आप मुसलमान को कह रहे हैं कि सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं, तो सरकार की योजना का लाभ तो ये प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई धर्म और वो जात और तो पूरे देश का कुर्सी होती है, पूरे देश की सरकार को चलाने की कुर्सी होती है। तो मोदी जी तभी तो पूरी ईमानदारी से ये कहते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ की जनता मेरे साथ खड़ी है, हमारा देश, मेरे देशवासियों। आपका मंत्री ये कह रहा है चार छोटे से चंद मुसलमानों के लिए कि तुम खाते हो, गद्दार हो, नमक हराम हो, और वो गवाही दिला रहा है। क्यों भाई? अगर वो खाए तो नमक हराम हुआ ना, उसमें उसकी उनका स्टाइल है, उनका अपना स्टाइल है। अब सर कल बिहार का ये आप बताइए कि एक जात को आप बैठ करके जाति सूचक को कर रहे हैं, गाली देने की जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। अब कल सर बिहार कांग्रेस ने वीडियो जारी किया, AI जनरेटेड है, मैंने पूरा देखा है कि उस पर मार हाय तोबा भाजपा मचा रही है। वो है क्या कि AI जनरेटेड है, मोदी जी जा रहे हैं सोने, चलो भाई आज की वोट चोरी हो गई, सो चल के सोते हैं। मोदी जी लेटते हैं, सपने में उनकी माँ आती है, तो मोदी जी को डांटते हैं कि तूने मुझे नोटबंदी में लाइन लगवाया, तूने मेरा पैर धोते हुए रील बनवाया, तूने मेरे साथ मेरे नाम पे बिहार में चुनाव चर्चा की, तू कितना गिर जाएगा। मुझे बर्तन मारने और क्या बताया मेरी माँ कैसे क्या कहीं मार छनछनाए भाजपा वाले इस पे। वो तो AI जनरेटेड है, उसमें तो कोई चीज है नहीं। तो ये सारी चीजें चल भी तो रही थी कि मेरी माँ, शुरुआत तो इन्होंने की, मेरी माँ को गाली दी गई है, पिट भी गया प्लान ये है। तो ये अगर किसी ने कंपाइल करके किया, खैर बहरहाल अब ये, लेकिन उसमें पता चला कि एक लड़का का अरेस्ट भी हो गया है, कि गिरफ्तार कर लिया गया है अधिकारियों ने किसी को। वो उसने जो है पोस्ट उसको वायरल कर दिया था वीडियो को। अब सर राहुल गांधी को घेरने का कोई, तो इसमें तो AI के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए ना। अरे क्या होगा, खाली असल में वो फ्लॉप हो गया है मोदी जी का प्लान, माता गाली वाला रोना वोना उनका हो गया फेल, तो करेगा तो होता ना किसी यानी बिल्ली खंबान होते। तो वो तो जा रहे थे पिंडदान करने को, जाएंगे 17 को जाएंगे। अच्छा 17 को जाएंगे। अब सर राहुल गांधी घेरने का नया तरीका CRPF ने खोजा, और वो पब्लिक डोमेन में चिट्ठी बाकायदा वायरल CRPF ने की। अब ये संस्थाएं जो सरकारी हैं, एजेंसियां, वो राजनीति करने लगी, उनके थ्रू राजनीति होने लगी है कि राहुल गांधी ने 6 बार
येलो बुक का उल्लंघन किया है। विदेशों में जाते हैं राहुल गांधी तो बताते नहीं है सीआरपीएफ को, उनकी सुरक्षा सेध होती है। क्या कहेंगे इस पे? एफआईआर एफआईआर अब तक के देखिए, बात हो रही सुरक्षा है। एजेंसी ने जिस तरीके से बात कही है, चाहे जिसके इशारे पे कही है, एक तो ये सब बातें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। हम्म, आपके हम देख रेख में हैं या वो हैं, तो हमारे आपके भीतर 1 to 1 संवाद होना चाहिए। हम्म, आप सीधे राहुल गांधी से कहिए हम्म, कि आप इस तरीके से करते हैं तो ये गलत है। आप उसको खबर बना के राजनीतिक रूप से जो है वो करा रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि जो है राहुल गांधी जो है इस तरीके से अनदेखी करते हैं, तो अब उनके साथ कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है। और दूसरी चीज ये कि आप ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें ये धाराएं हैं, जिन धाराओं में, अरे जिसको तुम सुरक्षा से दे रहे हो उसी को बंद भी करोगे, जेड प्लस सुरक्षा है। उसी के खिलाफ मुकदमा कर दोगे कि चलो सुरक्षा बहुत हुई, तुम चलो जेल। हाँ, वो कह रहे हैं कि तुम जलो जलो वो तोड़ रहे हो। बीएनएस की धारा 223 132 के तहत सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य से रोकना और लोक सेवक के काम में बाधा डालने जैसी धाराओं में वही कह रहे हैं कि येलो बुक में जो दिया है, अगर उसकी अनदेखी हुई है तो कह रहे हैं इसमें तो सजा का प्राविधान है। हाँ। यानी राहुल गांधी को मतलब ये आउट जेल भेजना हाँ, चाहते हैं। वो तो गई भाड़ में, हाँ। सुरक्षा गई भाड़ में, आप उल्लंघन करके चली जाए। अब सर सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद वाला मामला पहुंचा हम्म। जैसे तैसे करके। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहाना क्या बताया, आज 19 तारीख की डेट लगा दी है सुनवाई की। कहा भाई मुझे रात में फाइल नेट में मिला तो हम पढ़ नहीं पाए। आज होना था उसको। आज होना था, क्या तो अब कहेंगे 3 सर? दिन तो देखिए ऐसे ही निकल गया, सैटरडे संडे। मतलब अगर आज आपने टाला उसको तो जाहिर है कि मंडे को ही हो पाएगा उस पर। 19 को आपने हाँ। टाल दिया। मतलब एक बात बताना है, जैसे आप फ्राइडे को कोई चीज करेंगे, वो जरा सा उसमें एडजस्ट हुआ तो सीधे फिर 3 दिन चला जाता हाँ, है। गया काम से। तो बट्टे खाते हमको ये लगता है कि नहीं। जो देना अभी नहीं चाहते हैं। चंद्रचूड़ ने साहब ने, जो अभी पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, हाँ, A to Z हाँ, जो तो उन्होंने कहा था, जिस पर उनसे वो किसी कपिल सिब्बल के लिए प्लेन न्यूज लगाया था। एजेंसी हाँ। ने की तरफ से उनका इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, ये सवाल किया गया था कि उमर खालिद के और के साथ बंद लोगों को जमानत देने में देरी या मौके पर सुनवाई न करने के जमानत पर के बारे में आपको अफसोस होता है कि नहीं। हाँ, तो उन्होंने बरखा दत्त ने किया था। बरखा दत्त, हाँ। सॉरी, तो तड़ से जो उन्होंने ये जवाब दिया कि 18 बार 11 बार कितनी बार एडजस्ट कराया गया। हाँ, तब कपिल और सिब्बल ने कपिल सिब्बल ने उसका काउंटर मारा, प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस की कि ऐसा कहीं नहीं है। 2 ही बार अगर था। 11 बार हम तारीख लेते हाँ। जमानत के मौकों पर हाँ। तो ये मान लेते हमने लिए ही नहीं है। तो खैर बहरहाल वो मामला उलझा ले, लेकिन उसमें फिर उन्होंने, चंद्रचूड़ साहब ने एक बात और कह दी कि उसी वक्त जो है दवायर में उमर खालिद के बाप का इंटरव्यू चल रहा था। हाँ, तो बहाना बनाया उसने। पहले इस्लामिक स्टूडेंट यूनियन जो थी, हाँ। मुस्लिम स्टूडेंट की, जिसका नाम शार्ट में सिमी कहलाता था, स्टूडेंट उससे कहीं इस्लामिक उनका कोई मूवमेंट ऑफ इंडिया जो थी, नहीं तब वो उसमें नहीं थी, क्या नाम है, आतंकवादी नहीं। हाँ। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने इसको बैन कर दिया, जैसे और सारे संगठन को पहले बैन कर रहा था कांग्रेस की हुकूमत में, इसे इसको ये कहा कि इसमें से जुड़े लोग आतंकवादी। तो उमर खालिद के बाप का इंटरव्यू चल रहा था, तो उसका जमानत का मसला भी ऐसे उसमें अधर में फंस गया। मतलब ये इशारा उन्होंने दिया कि वो उनके बाप को समूह का आतंकवादी संगठन का सहयोगी मतलब सदस्य बताया गया जा रहा था, तो ये मसला बढ़ता चला गया। अब सर आज सुप्रीम कोर्ट में कंगना रनौत को बहुत बड़ा झटका लगा है। आज वो गई थी सुप्रीम कोर्ट में 2020-21 में किसान आंदोलन में उन्होंने आतंकी कहा था, तो उन पर महेंद्र कौर साहब ने मानहानि का केस कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट गई थी कि भैया इसको रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सुनवाई से साफ इनकार कर दिया और निचली अदालत में अपनी बात कहा। क्या आपको समझ में नहीं आता कि कंगना रनावत तो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच थी, कानूनी तौर पर उतनी नहीं हाँ, जानकार हैं होंगी, तो कि वकील के जरिए किया, तो वकील को तो ये मालूम होना चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कई मिनट टिकेगा, कई मिनट जज भगा देगा कि जाइए हाई कोर्ट जाइए, वहाँ जाके कहिए, निचली अदालत में जाके कहिए। आपने जो टिप्पणी की थी एक महिला के खिलाफ, उसके अमर्यादित तरीके से कि ये 100 रुपए 200 रुपए पे बिकते हैं ये लोग, क्या टिप्पणी कुछ ऐसी थी। जो आंदोलन चल रहा था भी है उस वक्त था, उसी पे थप्पड़ भी मारा था एक एयरपोर्ट पर महिला उसी हरियाणा, हाँ, की महिला के खिलाफ कहा था, तो उसकी बेटी ने उसको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनको थप्पड़ भी मारा था। तब ये गई थी वहाँ, तो उन्होंने फिर वो सुप्रीम कोर्ट
से इन्होंने कहा कि हमारी मुवक्किला जो है, हमारे क्लाइंट जो है, वो अपनी सफाई देना चाहते हैं इस सिलसिले में, हाँ, और वकील दे साहब चुकी बताओ। हैं, इसलिए इस पर सुनवाई कर ली है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज इतना नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि अगर आप ये सब करिएगा तो मैं ऐसी टिप्पणी कर दूंगा कि नीचे आपका मुकदमा और खराब हो जाएगा। हाँ, ये तो चेतावनी उन्होंने दी कल है। से अपना मुकदमा वापस ले लिया, हाँ, जो दायर किया था वापस लिया और वहां से भाग गई। 9/11 हो गई, 9/11। नहीं होती तो आज टिप्पणी हो भी जाता। अब सर, आज दो बड़ी चीजें हुई। शुक्रवार था, ब्लैक फ्राइडे बनाने की कोशिश की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक खबर आई कि उससे बम से उड़ा दिया जाएगा। कुछ देर बाद यही सेम चीज बॉम्बे हाई कोर्ट पे आई। क्या कहेंगे सर? अब ये दोनों देखिए, घटनाएं एक बम साथ की हुई। अफवाह का मामला ये है कि या तो ये किसी चीज को डाइवर्ट करने के लिए लोग करते हैं कि सारा उधर चला जाए, पुलिस का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की जाती है। इसकी जांच होना चाहिए। पुलिस अलर्ट हो भी गई है, लेकिन अब ये कि कोई आतंकवादी ये शरारती तत्व होते हैं। अब ये शरारती तत्व होते हैं, लेकिन ये ऐसा तो अपने देश में कोई आतंकवादी संगठन की हिम्मत नहीं है कि कर सके। हमारा जो ये भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद तो कतई नहीं उसके सोचेगा। बाद से तो कोई सोच ही नहीं सकता कि अभी वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को छठी का दूध याद करा दिया है सरकार ने, हमारी सेना ने। अब चलते चलते सर, आखिरी है, मोदी जी मणिपुर जाएंगे 2 दिन बाद, और वहाँ हिंसा भड़क गई है मणिपुर में। उनके जाने से पहले ही वहाँ हिंसा भड़क उनका गई। पोस्टर वोस्टर सब फाड़ दिया गया, बैनर वैनर जो उनके स्वागत में भाजपाइयों ने लगाया था। असल में वहाँ कुकी और मैती जो संप्रदाय के लोग हैं, जातीय हिंसा उनके बीच जो पहला दौड़ा होगा अब तक का उनका, हाँ, हुजूर का। उसमें जो है ये वोट की राजनीति है, उसी की बिना पे बंद नहीं हो पा रहा। मोदी जी चूकते नहीं है। अब चलते चलते हसन काजमी साहब की 4 लाइनें हैं सर। जी। मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आंख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। वाह। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह। क्या बात। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।